हाँ वो कर लेती हूँ। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसके लिए डिफरेंट एक्शन लेते हैं। तो एक्शन जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सिंपल सा था, वो कॉल वाला, और जो ज़रा कम्प्लेक्स टाइप के प्रोजेक्ट थे उसके लिए हमने कहा था कि वो 6 डिफरेंट एक्शन थे जो कि परफॉर्म किए जाएंगे। वो कौन कौन से थे? इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलेबोरेशन, ये वाले थे, ठीक है, जिनको हमने कहा था हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वही वाले हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और वो सेट ऑफ एक्शन जो है वो ये वाले किसी भी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क। अच्छा, अब ये सबसे पहले इनको ब्रीफली देख लेते हैं, आगे इनकी डिटेल है। अच्छा, इंसेप्शन। जो इंसेप्शन फेज है ना, इसके अंदर क्या होता है? इस्टेब्लिश अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपने डेप्थ के अंदर नहीं जाना, ये फेज जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड का होता है, ठीक है। आपने जस्ट देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चीज बनाने के लिए दी गई है, और उसका सोल्यूशन किस नेचर का होगा। एलिसिटेशन फेज आ जाता है सेकंड। इसके अंदर क्या होता है? ड्रॉ आउट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर। आप लोग इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उस सिस्टम से कनेक्टेड, या उस जो भी आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, उस उन सब से जो है रिक्वायरमेंट जो है वो इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट वन, इलेबोरेशन। इसके अंदर हाईली स्ट्रक्चर, ठीक है, मीन्स के जो आपने एलिसिटेशन फेज के अंदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी ली हैं, यहाँ पे इलेबोरेशन फेज के अंदर उनको डिटेल से इलेबोरेट करेंगे और उनके ऊपर मॉडल्स वगैरह बना देंगे। Create an analysis model that represent information, functional and behavioral aspects of the requirement, ठीक है। इसके अंदर आप एनालिसिस मॉडल बना देते हैं जिसके अंदर आप हर एक रिक्वायरमेंट का की इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट से हमें इंफॉर्मेशन क्या मेरी है, क्या बनाना है, क्या फंक्शन ये रिक्वायरमेंट परफॉर्म करेगी, ठीक है, या इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, वो सारे जो है डिटेल से डिस्कस किए जाते हैं रिक्वायरमेंट्स को। निगोशिएशन। एग्री ऑन अ डिलीवरेबल सिस्टम दैट इज रियलिस्टिक फॉर डेवलपर एंड कस्टमर। निगोशिएशन मीन्स के कस्टमर और डेवलपर दोनों जो है वो निगोशिएट कर लेते हैं, मिल के बातचीत कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, और एट द एंड जो सिस्टम होता है उसके लिए एग्री हो जाते हैं कि ये चीज़ हमारी एंड पे बनेगी, ठीक है। स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के अंदर हम कहते हैं डिस्क्राइब या फिर डॉक्यूमेंट कर देना, ये रिटन फॉर्म के अंदर लिख देना द रिक्वायरमेंट फॉर्मली और इनफॉर्मली, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है उनको फॉर्मल या इनफॉर्मल जिस भी वे के अंदर जो सूटेबल है, हम लोग सारी स्पेसिफिकेशन जो है उनको राइट डाउन कर देते हैं। वैलिडेशन। Review the requirement specification for error, ambiguities, omission and conflict. Validation के अंदर क्या है? रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा चेकआउट कर लेते हैं ताकि कोई अगर एरर, कोई एम्बिगुटी वगैरह है, कोई कंफ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजिंग आ रही हैं, उनको आपने एक्सेप्ट करना है और उनको जो है वो अडॉप्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजिंग आ रही है उनको मैनेज करना है। अच्छा, अब इंसेप्शन फेज, ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉब्लम की। द पीपल हु वांट अ सोल्यूशन, ये देखा जाता है कि किन लोगों ने ये सोल्यूशन बनवाया है, ठीक है, कौन लोग इस सिस्टम को यूज करेंगे। द नेचर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिजायर्ड, ठीक है, फिर जो आपका सोल्यूशन आप बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो उसकी नेचर क्या है, वो कहाँ पे यूज होना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड डेवलपर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सॉरी कंप्यूटर कह रही हूँ, कस्टमर एंड डेवलपर। कस्टमर और डेवलपर के दरमियान लाइट सा जो कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे हो जाता है ताकि जो बेसिक चीज़ है उसको सिर्फ देख लीजिए, ज़्यादा डेप्थ के अंदर इसमें नहीं जाया जाता। एलिसिटेशन फेज। इलिसिट रिक्वायरमेंट फ्रॉम कस्टमर, यूजर एंड अदर, ठीक है, यहाँ पे आपके कस्टमर है, यूजर है, या कोई भी स्टेक होल्डर है जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है किसी भी वे से, उन सब से रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर कर ली जाती हैं। व्हाट द प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर, ठीक है, जो आप बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, क्या चीज़ ये बनेगी एट द एंड। हाउ द प्रोडक्ट फिट इनटू द बिजनेस नीड, फिर आपकी उन बिजनेस नीड को जो आप सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरह से फुलफिल करेगा। हाउ द प्रोडक्ट इज यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है, फिर वो जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर आपने बनाया वो डे टू डे डेली बेसिस के ऊपर किस तरह से यूज होगा। यहाँ पे जो एलिसिटेशन के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको गैदर कर लिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमने इलिसिट कर ली रिक्वायरमेंट। देखिए, रिक्वायरमेंट्स को इलिसिट करना, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है?
प्रॉब्लम ऑफ स्कोप पहली बात है, द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज इल डिफाइंड, ठीक है। हम लोगों ने जो चीज़ बनवानी होती है हमें खुद नहीं पता होता कि उसकी बाउंड्री क्या है, उसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर नहीं आ रही, ठीक है। तो इल डिफाइंड होती है उसकी बाउंड्री। कस्टमर यूजर स्पेसिफाई अननेसेसरी टेक्निकल डिटेल दैट में कंफ्यूज रादर देन क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि कस्टमर और जो आपके यूजर्स वगैरह हैं, क्योंकि वो टेक्निकल लोग नहीं होते, उन्हें सिस्टम के अंदर टेक्निकलिटी का नहीं पता होता, वो बस अपने लिहाज से रिक्वायरमेंट्स जो है उनको बताते रहते हैं, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल भी बता देते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो उसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है और एक्चुअली नहीं पता चलता कि हमारे सिस्टम का स्कोप क्या होगा जो हम बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर आर नॉट कम्प्लीटली श्योर ऑफ व्हाट इज नीडेड, ठीक है। कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या चीज़, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे। कस्टमर हैव अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कस्टमर को नहीं पता कि कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, उसके लिहाज से मैंने कैसा बताना है, ठीक है। सारी मतलब सही तरह से उसको जो है क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। कस्टमर डू नॉट हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम डोमेन, ठीक है। कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम डोमेन की सही तरह से नहीं पता कि ये क्या चीज़ रिक्वायर कर रही है। कस्टमर ओमिट डिटेल दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ऑब्वियस, और कस्टमर को नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता कि आगे मुझे क्या चीज़ नज़र आनी है, उसको अंदर की कोई भी चीज़ नहीं पता। तो अक्सर जो चीज़ एक्चुअल बताने वाली रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो उसी को ही ओमिट कर देता है। कस्टमर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट दैट कन्फ्लिक्ट विद द अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स जो है आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही होती है, एक के अंदर ही दूसरी आ रही होती है, दूसरी बात के अंदर से तीसरी निकल रही होती है, तो बड़ा वो कन्फ्लिक्ट होता है। प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी, अच्छा, वोलेटाइल होता है जो चेंज हो जाए, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंज ओवर द टाइम, ये भी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि रिक्वायरमेंट एक टाइम पे और है, दूसरे टाइम पे जो वो चेंज होकर आप कहते हैं ये नहीं हमने ये बनवाना है। तो रिक्वायरमेंट जब चेंज होती रहती है तो उनको गैदर करना मुश्किल होता है कि एक टाइम पे ये वाली ली थी, थोड़े दिन बाद जो है वो फिर से चेंज हो गई है। अच्छा, इलेबोरेशन, इलेबोरेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने कहा था कि हम मॉडल्स बना लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके। फोकस ऑन डेवलपिंग अ रिफाइंड टेक्निकल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शन फीचर एंड कंस्ट्रेंट यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द इंसेप्शन एंड एलिसिटेशन फेज, ठीक है। फर्स्ट टू फेजेस के अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट ली है उसकी बेस के ऊपर हम देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स की फीचर्स क्या है, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसकी कंस्ट्रेंट कौन सी है, लिमिटेशंस कौन सी हैं, ठीक है। और फिर उनको एक मॉडल फॉर्म के अंदर हम लोग रख लेते हैं। क्रिएट एन एनालिसिस मॉडल दैट इज आइडेंटिफाई डाटा फंक्शन एंड बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। It is driven by the creation and refinement of user scenarios that describe how the end user will interact with the system, ठीक है। इस फेज के अंदर हम जो है यूज के स्नैरियोज बना लेते हैं, यूजर स्नैरियोज या यूज के स्नैरियोज बना लेते हैं। वो इस तरह से जिस तरह एक स्टोरी होती है ना, हर एक यूजर की स्टोरी बना ली जाती है, सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होगा, क्या करेगा, ठीक है। ये वाले आगे आ रहे हैं बने हुए, मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो इस तरह से यहाँ पे मॉडलिंग कर ली जाती है अपनी रिक्वायरमेंट्स की, और फिर इसकी बेस के ऊपर आगे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। निगोशिएशन, निगोशिएशन में हम क्या कहते हैं कि निगोशिएट करना, कम्युनिकेट करना, एग्री होना, डिलीवरेबल सिस्टम दैट इज रियलिस्टिक फॉर द डेवलपर एंड कस्टमर, ठीक है। जो भी आपका डिलीवरेबल एट द एंड सिस्टम होगा उसके लिए जो है अप्रूवल दे देना कस्टमर और डेवलपर दोनों की साइड से, ठीक है। दोनों जो है वो एक ही बात पे एग्री हैं और फिर उसको अप्रूव करवा के उसकी बेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आर कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज इनटू सबसेट, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है सबसेट के अंदर, ठीक है। उनकी पार्टीशनिंग कर दी जाती है कि ये वाली जो है इस फेज के अंदर करनी है, ये वाली इस फेज के अंदर करनी है। रिलेशन अमंग रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है कि ये वाली रिक्वायरमेंट उस पर डिपेंड करती है नहीं करती, पहले कौन सी इंप्लीमेंट होनी है, वो सारा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रिक्वायरमेंट रिव्यू फॉर द करेक्टनेस, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को एक दफा दोबारा से चेक कर लिया जाता है कि कोई वहाँ पे मसला तो नहीं है, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है कि कस्टमर की हाईएस्ट जो नीड है वो सबसे पहले उसको फुलफिल किया जाए, फिर उसके बाद वाली दूसरी को। नेगोशिएशन अबाउट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइन, सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर ली जाती है। कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, बजट कितना लगेगा, ठीक है। तो देयर शुड बी नो विनर और नो लूजर इन इफेक्टिव नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कस्टमर और डेवलपर आपस में लड़ाइयाँ करते रहे और ये कि नहीं जी मैं विनर हूँ, मैंने ये बनवाना है, और इस तरह से ये वाला मसला नहीं होता, बल्कि बैठ के
जो है एक चीज को वेरीफाई कर लिया जाता है, फाइनलाइज कर लिया जाता है और उसकी बेस के ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी जाती है। स्पेसिफिकेशन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं और हर कोई अपने लिहाज से काम कर रहा होता है और उनका हर एक का डिफरेंट वे होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने ये बताना है कि हमने जो भी काम हो रहा है उनको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर, रिटन फॉर्म के अंदर लाजमी लिखना है। वो रिटन फॉर्म कुछ भी हो सकती है, रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई ग्राफिकल मॉडल आप बना के रख सकते हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं, यूसेज स्नैरियो यूज के स्नैरियोज होते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। हर एक का डिफरेंट प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं या कम्बिनेशन ऑफ अबव, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटन फॉर्म के अंदर कुछ भी बना के जो है वो रख सकते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मैकेनिज्म डेट लुक फॉर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? एरर इन कंटेंट और इंटरप्रिटेशन, क्या जो कंटेंट्स हमने जमा किए उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, या उसकी इंटरप्रिटेशन मीन्स उन कंटेंट्स को अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो कोई मसला नहीं है, वो कंटेंट्स कुछ और कह रहे हैं लेकिन हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उनको इंटरप्रेट किसी और वे से किया है, ठीक है। तो जो है उसको वैसा ही समझ के वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है। एरियाज वेयर क्लैरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड, अगर कोई एरिया है जहाँ पे एम्बिगुइटीज हैं, क्लैरिटी नहीं है, उनको क्लैरिफाई करना। मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है उनको कंप्लीट करना। इनकन्सिस्टेंसी को देखना कि जहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं, ठीक है, उनको जो है कंसिस्टेंट करना। कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है उनको मैनेज करना कि बार बार से बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए। अच्छा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चेंजिंग आ रही है उनको यहाँ पे मैनेज करना है हमने। सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प प्रोजेक्ट टीम टू आइडेंटिफाई, कंट्रोल, ट्रैक रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज एज प्रोजेक्ट प्रोसीड, ठीक है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको कलेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, फिर साथ साथ उनकी ट्रैकिंग करते रहना कि ये सही तरह से काम कर रही है ये नहीं कर रही, ये सारा इसके अंदर आ जाता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में। Requirement begin with the identification. Each requirement is assigned a unique identifier. Once requirement have been identified, traceability table are well. अब ढेर सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े सिस्टम की हज़ारों के लिहाज से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब उस हर एक रिक्वायरमेंट को एक जो है वो आइडेंटिटी नंबर जो दे दिया जाता है, जिससे उस रिक्वायरमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 की करस्पॉन्डिंग ये काम करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 की करस्पॉन्डिंग ये वाला काम करना है, ठीक है। और फिर उससे जो ट्रेसेबिलिटी टेबल्स जो है वो बना लिए जाते हैं। अब जो ट्रेसेबिलिटी टेबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? फीचर ट्रेसेबिलिटी टेबल बनता है, शो हाउ रिक्वायरमेंट्स रिलेट टू द कस्टमर ऑब्जर्वेबल फीचर, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी टेबल के अंदर क्या आ जाएगा कि जो कस्टमर ने फीचर्स आपको कहा गया बनाने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स रिलेट टू द कस्टमर ऑब्जर्वेबल फीचर, कि जो कस्टमर ने फीचर बताए हैं उसकी करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बता दी जाती है कि ये वाली रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला फीचर जो है वो होगा, ठीक है। सोर्स ट्रेसेबिलिटी टेबल, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ ईच रिक्वायरमेंट, जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की है उनका सोर्स क्या है। ये वाली रिक्वायरमेंट नंबर 5 जो है इसको इस सोर्स से जो है लिया गया, इसको इससे लिया गया, ताकि पता चले कि जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई है वो किसी अथेंटिक सोर्स से की गई है, ठीक है, ऐसे खुद से नहीं ऐड की गई। डिपेंडेंसी ट्रेसेबिलिटी टेबल इंडिकेट रिलेशन अमंग द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है, इनके ऊपर कौन सा रिलेशन चल रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब किस तरह से आपस में रिलेट कर रही है, किस तरह से डिपेंड कर रही है, ताकि ये पता चल जाए जो डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स है उनको किस वे के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है, ताकि पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, इस तरह से देख लिया जाए। सब सिस्टम ट्रेसेबिलिटी टेबल, रिक्वायरमेंट्स कैटेगराइज बाय द सब सिस्टम, के रिक्वायरमेंट्स को जो है हमने डिवाइड कर दिए सब सिस्टम्स के अंदर और मॉड्यूल्स बेस के अंदर कि ये वाली जो है अभी इस फेज के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, ये वाली जो है बाद में करनी, इस तरह से उनको कैटेगराइज कर दिया। इंटरफेस ट्रेसेबिलिटी टेबल शो रिक्वायरमेंट रिलेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। अच्छा, इंटरफेस ट्रेसेबिलिटी टेबल के अंदर ये है कि कौन जो इंटरफेस है आपके सिस्टम का जो बनेगा उससे इंटरनली कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो रिलेट कर रही है, एक्सटर्नली कौन सी कर रही है, उन सबको इसके अंदर जो है वो लिख देना, ठीक है। अब फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट,
अच्छा, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम कहते हैं ये दो मेन कैटेगरीज हैं रिक्वायरमेंट्स की, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? वो वाली रिक्वायरमेंट्स जो कि सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपके किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, आपने कोई इनपुट दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट देता है। ठीक है, आपने कोई काम करने के लिए कहा है और वो जो आगे से आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा, वो सारी क्या होंगी? इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी? जिसके अंदर वो कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई आउटपुट तो नहीं दे रहा, लेकिन जो बाकी सारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो आपके उस सिस्टम की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी आ जाएंगी नॉन फंक्शनल के अंदर। जैसे उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, अवेलेबिलिटी सिस्टम की कितने टाइम के लिए है, सिस्टम सिक्योर है या नहीं है, ये वाली जो सारी चीजें हैं वो आ जाएंगी नॉन फंक्शनल के अंदर। ठीक है, तो एक दफा इनको देख लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई समथिंग दैट द एप्लीकेशन और सिस्टम शुड डू। ठीक है, फंक्शनल शुड डू, सिस्टम ने जो करना चाहिए, जो सिस्टम करेगा, मींस इनपुट का आउटपुट आपको परफॉर्म करके देगा, ये जो है फंक्शनल है। ठीक है, ऑफन दिस इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर ऑफ द सिस्टम दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट। ठीक है, आपकी इनपुट के करस्पॉन्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे, ये फंक्शनल के अंदर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ट्रेवलर फिल आउट अ फॉर्म इन द एयरलाइन मोबाइल एप्लीकेशन विद हिज हर नेम, पासपोर्ट डिटेल, सबमिट द फॉर्म। अच्छा, ये एक एग्जांपल दी गई है कि कोई भी आपका ट्रैवलर है जिसने ट्रैवल करना है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की उसने ऐप खोली हुई है, उसके ऊपर वो इनपुट दे रहा है, सारी डिटेल दे रहा है, अपना नेम, पासपोर्ट डिटेल, जो भी चीज़ें वहाँ पे देते हैं। ठीक है, वो दे के जब वो क्लिक करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसको बोर्डिंग पास मिल जाएगा एज अ आउटपुट, तो ये क्या है? उसकी फंक्शनल है। ठीक है, उसने अपनी इनपुट दी और उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट उसको मिल गई, उसने कोई काम परफॉर्म करने के लिए दिया और वो होके आ गया, तो ये क्या है? इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम कहते हैं सम टाइम आल्सो कॉल्ड अ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मीन्स ये आउटपुट तो नहीं देता लेकिन क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आपका सिस्टम जो है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, रिस्पॉन्स टाइम उसका कितना है, वो बड़ा फास्टली आपको रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर थोड़ा सा जो है लोडिंग करके थोड़ा सा टाइम के बाद दे रहा है। रिलायबिलिटी कि कितना जो है वो रिलायबल है, उसके अंदर फेलियर चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, सिक्योर है या नहीं है, मेंटेनेबिलिटी, सिस्टम की मेंटेनेंस कैसी है। ठीक है, स्केलेबिलिटी, सिस्टम को फिर आप स्केलेबल कर सकते हैं या नहीं, एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, और अवेलेबिलिटी, कि सिस्टम जो है वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये वाली होगी सारी नॉन फंक्शनल के अंदर। इनमें है कोई मसला? फंक्शनल, नॉन No, ma'am. फंक्शनल? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। अब हमने देखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने ले ली हैं उसको मॉडल करना है, और उनको मॉडलिंग हम किस किस वे से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स आर द कंडीशन दैट अ सिस्टम मस्ट मीट इन ऑर्डर टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ कंडीशन, जो सेट ऑफ फंक्शन दिए जाएंगे हमें परफॉर्म करने के लिए, वो हमारी क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या होता है कि उन रिक्वायरमेंट्स को किसी भी एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर कर देना। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग होती है कि इनको मॉडल करके रख देना, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म के अंदर है, चाहे वो किसी डायग्राम की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में। यहाँ पे डिफरेंट जो है बताई गई है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के वे, जिस जिस तरीके से हम इनको मॉडल कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं बारी बारी। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग है, डेटा मॉडलिंग है, फ्लो ओरिएंटेड, क्लास बेस्ड एंड बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम क्या कहते हैं कि जो आप उस टाइम पे आप इस तरह कह लें कि जो भी यूज़र है उसने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होना है, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है या लॉग इन होना है, फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, तो वो एक स्टोरी की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, उसको एक स्टोरी की फॉर्म में जो है राइट डाउन कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं? सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे है
ये क्या ट्रेवलर है, वो पुराने वाली यहाँ पे एग्जांपल चल रही है, ठीक है। ये क्या ट्रेवलर है जिसने जो है वो एप्लीकेशन फिल करनी है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, इसने इंटरेक्ट किया यहाँ पे। ये जो अब 3 फंक्शनैलिटी बनी हुई है, 3 यूज के सिनेरियोज है, ठीक है। ये जो पहला यूज के सिनेरियो है ये है गेट बोर्डिंग पास, वो जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और बोर्डिंग पास ले लेगा ट्रेवल करने के लिए। एक ये है, ठीक है, यूज केस हमने बना लिया कि ये भी काम हो सकता है। दूसरा जो है सर्च फ्लाइट, वो हो सकता है कोई दूसरी फ्लाइट सर्च करे, ये भी एक अलग से एक्शन परफॉर्म करेगा। और उसके बाद बाय एयर टिकट्स, और उसके बाद एक ये भी हो सकता है कि वो एयर टिकट्स जो है उनको बाय करे। तो ये 3 पॉसिबल जो है वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, जिसको हमने जो है सेपरेट सिनेरियोज के अंदर बना लिया, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लुक एट अ सिस्टम फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव एंड प्रोड्यूस अ यूज केस। यूज केस सिनेरियो का सबसे अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये इस तरह से नहीं देखता कि हमारा सिस्टम ये करेगा ये करेगा, ये यूजर के पर्सपेक्टिव से देखता है कि जो यूजर ने इंटरेक्ट होना सिस्टम के साथ, यूजर ने किस तरह से इंटरेक्ट होना, यूजर ने किस तरह से सिस्टम को यूज करना है, यूजर की आय से जो है देखता है सिस्टम को, और फिर जो है उसके लिहाज से जो है यहाँ पे मॉडलिंग की जाती है, ठीक है। ये तो यूज केस की सिर्फ आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि इस तरह से उसकी शेप होती है, हम बनाते हैं। लेकिन यूज केस सिनेरियोज जो असल में बनाते हैं तो वो डिटेल के अंदर सिस्टम बनता है, और बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जिनको साइड पे राइट डाउन भी किया जाता है, ठीक है। क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर आ जाएगा, क्लास बेस्ड मॉडलिंग आइडेंटिफाइज क्लासेस, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप दैट द सिस्टम विल यूज, ठीक है। अब क्लास बेस्ड मॉडलिंग आप लोग सारे ऊप पढ़े होंगे जावा के साथ, वहां पे आपको पता होगा क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स और उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आपस में रिलेशन होते हैं, ये चीजें आपने वहां पे पढ़ी होंगी। तो क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर क्या है, देखा जाता है जो भी आपका सिनेरियो है उस टाइम पे जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर क्लासेस कौन कौन सी है, मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट की क्लास है तो स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का क्लास होगी, इस तरह से, ठीक है। फिर उनका जो है आपस में स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें वो इसके अंदर क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर देखी जाती है, मतलब थोड़ी डेप्थ के अंदर आ जाती है। जैसे अब ट्रेवलर एंड बोर्डिंग पास रिप्रेजेंट क्लासेस, ठीक है। ट्रेवलर एक अलग से क्लास बनेगी, बोर्डिंग पास जो है एक अलग से क्लास बनेगी। फिर जो है एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे कि जो ये है ट्रेवलर है वो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन उसके अंदर एंटर करेगा, ये इसके एट्रीब्यूट आ जाएंगे। फिर जो है ट्रेवलर ने इंफॉर्मेशन डाली और उसकी करस्पॉन्डिंग के अंदर उसको बोर्डिंग पास मिल गया, ये क्या होगा, उनका आपस में रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा जो क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर आ जाता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्लासेस कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, उनके आपस में रिलेशन क्या है। और इसी से मिलती जुलती आगे जो है डाटा मॉडलिंग है। डाटा मॉडलिंग के अंदर सारी वही वाली चीजें क्लास बेस्ड वाली, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के अंदर चला गया। इसके अंदर साथ में जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, जैसे डाटाबेस साथ में यूज होती है कि यूजर ने कुछ एंटर किया तो वो कहाँ पे जाके सेव हुआ है, बैकएंड पे कोई डाटाबेस है वहां पे सेव हुआ है, वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसको साथ में बता दिया जाता है। Essentially work with the same element as the class-based modeling, but uses the information to produce a detailed model, termed as a physical model of what a database structure will be that will अच्छा छोड़ें इसको। तो यही वही वाली बात है कि सारी वही वाली चीजें हैं, साथ में जो है आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है, आप उसको किस तरह से रिट्रीव कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ओवर किस तरह से जा रही है, इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क, थोड़ा सा डेटाबेसेस, वो वाली चीजें भी इसके अंदर डाल दी है। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर हमने देखना है कि हमारे सिस्टम का जो फ्लो है वो किस तरह से पास आउट हो रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, किस आइडेंटिटी से इंफॉर्मेशन किसको पास हो रही है। तो सिस्टम का सारा जो फ्लो है वो इसके अंदर दिखाया गया, जिसको ये डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू जो है यहाँ पे हम लोग डिफरेंट नोटेशंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। इट शोज how data objects are transformed by processing the function. It is a graphical technique. It is used to represent information flow.
द डाटा ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोइंग विद इन द सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय प्रोसेसिंग द एलिमेंट। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती है, आपको इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्म होकर आपको आउटपुट दे देती है। तो ये वाली सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफरेंट नोटेशंस के थ्रू देखनी है। यहाँ पे पहली नोटेशन है एक्सटर्नल एंटिटी की। ठीक है, जो कि आपका कोई भी हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, या फिर जो भी आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, आपका कस्टमर जो भी चीज़ है। ठीक है, तो उसको जो है आप ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का आप अगर बनाएंगे तो वो इस बॉक्स के अंदर आप नाम लिखेंगे कि ये जो एक स्टूडेंट है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ये सर्कल वाला क्या है, ये यहाँ पे प्रोसेस को शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, किस तरह से इनपुट आएगी और वो प्रोसेसिंग जो होगी, वो प्रोसेसिंग के लिए आप वहाँ पे सर्कल सा लगाएंगे। ठीक है, कि ये जो है प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, इसके बाद आउटपुट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। फ्लो जो है, फ्लो शो करेगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रही है। जैसे ये देखें, ये कोई बेस और हाइट इनपुट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये प्रोसेसिंग हो रही है और ये एरिया कैलकुलेट करके दे रही है जो कि एज अ आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को शो किया गया। ये डाटा स्टोर है, ये जो डबल लाइन है। ठीक है, ये डबल लाइन शो करी डाटा स्टोर को, आपके डाटा बेसिस को, जहाँ पे आप डाटा को जो है वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई इन्फॉर्मेशन थी, वो आंसर निकाल दिया, आउटपुट निकाल दिया। यहाँ पे आपने इस जगह के ऊपर डाटा अपना स्टोर कर दिया, आप अपनी डाटा बेसिस को इस डबल लाइन के साथ शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं अपनी behavioral model. A behavioral model shows the interaction between the object to produce some particular system behavior that is specified as a use case. ठीक है, अब बिहेवियरल मॉडल के अंदर क्या है, आपने सिस्टम का बिहेवियर शो करना है, आपने सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है उसको शो करना है। ठीक है, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स आ जाती हैं, एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, स्टेट मशीन डायग्राम है, और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो वो सारी डायग्राम बिहेवियरल मॉडल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हम उन सारी डायग्राम्स को यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बिहेवियरल मॉडल होगा तो वहां पे हम सिस्टम का बिहेवियर जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक पीछे तक होगी आपकी सारी जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग पढ़ रहे थे, किस किस वे से हम अपनी रिक्वायरमेंट को मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है कोई कंफ्यूजन? क्लास है कोई कंफ्यूजन इसमें या आगे चले? नो मैम, आगे चलो। अच्छा, फैक्ट फाइंडिंग, ये अलग से है फैक्ट फाइंडिंग। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसके अंदर भी फैक्ट फाइंडिंग के अंदर भी उनको बारी बारी देख लेते हैं कि अगर हमने सिस्टम के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ी सी सर्चिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो फैक्ट जो है उनको फाइंड करने के लिए कौन कौन सी वेज है हम जिससे कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। द एम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपन, नॉट व्हाट द वर्कर थिंक। ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको हम इन्वायरमेंटल स्टडी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे खुद जाके देखना है क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। हम सीईओज वगैरह वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं, राउंड लेते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है खुद से, ताकि फिर डिसीजन मेकिंग में उन्हें पता हो कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है, बजाय इसके कि जो उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, वर्कर वगैरह ने बता दी ये ऐसा है, ये हो रहा है, इसके ऊपर बेस नहीं करता। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप खुद जाके देखते हैं एक्चुअली क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए आपके ऑब्जर्वेशन के? डाटा गैदर कैन बी वेरी रिलायबल। जो डाटा आपको इकट्ठा होगा वो बहुत रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिलायबिलिटी होगी, फेलियर चांसेस कम होंगे। आपने खुद जाके देखा कि एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, किसी की बात के ऊपर नहीं, आप लोग खुद जाके जो वहाँ पे ऑब्जर्व किया उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन लेंगे। कैन सी एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन इन अ कम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, एग्जैक्टली आपको पता होगा। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू द अदर। ठीक है, और यहाँ पे जाके सिर्फ देखने से इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है जितनी दूसरी टेक्निक्स में ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये कुछ इसके जो है एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। पीपल में परफॉर्म डिफरेंटली व्हेन बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है, जब कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है वो जो है रिजर्व हो जाते हैं और उस तरह से काम नहीं कर सकते जिस तरह से वो एक्चुअली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो
मतलब थोड़ा सा ये कह लें कॉन्फिडेंस लेवल या फिर जो भी है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और उस तरह से वो काम नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज है। जब किसी को नोटिस कर किया जा रहा हो तो वो उस तरह से काम नहीं कर सकता, ठीक है। टाइमिंग कैन बी इनकन्वीनियंट, हो सकता है कि जिस टाइम पे आप ऑब्जर्व करने गए हैं वो सही टाइम ना हो ऑब्जर्वेशन का, तो तब भी बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। इंटरप्शन इंटरप्शंस के अंदर ये भी हम कह सकते हैं कि आप ऑब्जर्व करने गए तो आपने इंटरप्ट कर दी है, जो काम हो रहा था उसके अंदर आपने इंटरप्शन क्रिएट कर दी है। मे ऑब्जर्व रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। हो सकता है जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है वही बड़ा नेगेटिव सा हो या फिर अजीब तरह का उसका माइंड हो और वो उसको नेगेटिवली ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। तो ये कुछ जो है डिसएडवांटेजेस हैं इसके। सेकंड जो वे है वो है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट।